नेक्स्ट फिगर हमारे पास है स्टैनले हॉल का। तो कहा जाता है कि जो पहले अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, पीएचडी डिग्री होल्डर, पीएचडी की डिग्री के साथ, वो थे जी स्टैनले हॉल। उन्हें 1878 में पीएचडी की डिग्री मिली थी साइकोलॉजी में फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। ये वो जमाना था जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी पर बहुत ज्यादा काम हुआ था, और ये पहले अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे विद पीएचडी डिग्री इन साइकोलॉजी। इसके अलावा उनके बारे में मैंने आपको बताया है कि उन्होंने 1883 में अमेरिका में पहली रिसर्च लेबोरेटरी बनाई थी जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी में। साइकोलॉजी का पहला जर्नल था अमेरिका का, वो 1887 में पब्लिश हुआ था, और उसको पब्लिश करने वाले हैं जी स्टैनले हॉल, और उसका नाम था अमेरिकन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी। जी स्टैनले हॉल ने एपीए बनाई थी, वो एपीए अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जिसको आज तक वर्ल्ड वाइडली फॉलो किया जाता है और हम खुद भी उसको फॉलो करते हैं, वो बनाई थी स्टैनले हॉल ने। और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे स्टैनले हॉल, और 1892 में एपीए बनी थी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, और एपीए के फर्स्ट प्रेसिडेंट जो हैं वो जी स्टैनले हॉल थे। तो ये पहले मेल साइकोलॉजिस्ट हैं अमेरिका के जिनको पीएचडी की डिग्री मिली थी साइकोलॉजी में फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन 1878। इसके अलावा जी स्टैनले हॉल की कंट्रीब्यूशन हमें नजर आती हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में, चाइल्ड साइकोलॉजी में और एजुकेशनल साइकोलॉजी में, और उन्हें जेनेटिक साइकोलॉजिस्ट भी कहा जाता है क्योंकि ये बेसिकली देखना चाहते थे ह्यूमन एनिमल की डेवलपमेंट को विद द कंसेप्ट ऑफ जीन, और ये देखना चाहते थे कि किस तरह ह्यूमन बीइंग और एनिमल अडेप्ट करते हैं मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स के साथ। ये जो मुख्तलिफ फ्लक्चुएशन है एनवायरनमेंट की, इनके साथ किस तरह अपने आप को अडेप्ट करते हैं, अपने आप को एडजस्ट करते हैं। तो याद रखें कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी में इनकी कंट्रीब्यूशन है, और उन्हें जेनेटिक साइकोलॉजिस्ट के तौर पर भी माना जाता है। इसके अलावा उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसे हम रिकैपिचुलेशन थ्योरी के नाम से जानते हैं। अब ये रिकैपिचुलेशन थ्योरी क्या होती है? रिकैपिचुलेशन थ्योरी हमें ये बताती है कि जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है बच्चों की, वो बिल्कुल इस तरह से होती है जिस तरह से बाकी तमाम ह्यूमन बीइंग्स के शुरू से चलती आ रही है। मतलब सेम डेवलपमेंटल पीरियड से होती हुई आखिर तक पहुंचती है, और यही सेम डेवलपमेंटल पीरियड्स हमें हमारे आबाओ अजदाद, हमारे एंसेस्टर्स से भी मिलते हैं, और उनमें भी यही सेम डेवलपमेंटल पीरियड्स मौजूद थे और मौजूद हैं, और वहीं से ये सिलसिला चलता आ रहा है। तो इसको हम कहते हैं रिकैपिचुलेशन थ्योरी। इसके अलावा उनका जितना भी काम है, अगर उसकी मेन थीम निकालें तो एवोल्यूशनरी थ्योरी हमें नजर आती है। ये हर चीज की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के नजरिए को जानना चाहते थे, ये हर चीज की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के नजरिए पर नजर रखते थे, नजरिए को देखते थे। और उनका कहना ये था कि अगर हम नॉर्मल ग्रोथ को डिस्कस करें, अगर हमने नॉर्मल ग्रोथ देखनी है माइंड की, तो वो भी हमें एवोल्यूशनरी थ्योरी को मद्देनजर रखते हुए देखनी चाहिए। वो एवोल्यूशनरी थ्योरी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। इसके अलावा ये एक और अहम साइकोलॉजिस्ट इसलिए भी माने जाते हैं क्योंकि जी स्टैनले हॉल के बहुत ज्यादा स्टूडेंट थे, और बहुत मशहूर मशहूर स्टूडेंट भी रहे हैं जिन्होंने फ्यूचर में साइकोलॉजी के अंदर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन की हैं, जिनमें जेम्स मैकिन कैटल और जॉन डेवी सरफहरिस्त हैं, जिनको हम नेक्स्ट डिस्कस भी करने वाले हैं। तो अब जो आगे हम डिस्कस करेंगे उनका ताल्लुक डायरेक्ट फंक्शनलिज्म से है। इसी वजह से जॉन डेवी से ऑनवर्ड आपने बहुत केयरफुल लिसनिंग करनी है, केयरफुल होके सुनना है। तो अगर हम डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन की बात करें फंक्शनलिज्म में, या फिर उन फंक्शनलिस्ट की बात करें जिन्होंने डायरेक्टली कंट्रीब्यूट किया था टू द डेवलपमेंट ऑफ फंक्शनल साइकोलॉजी, टू द डेवलपमेंट ऑफ फंक्शनलिज्म, तो दो नाम हमारे सामने आते हैं, जॉन डेवी और जेम्स रूलैंड एंजल। तो इन दोनों का अब हम जिक्र करेंगे। कहा जाता है कि जो ऑफिशियल बिगनिंग है फंक्शनलिज्म की वो 1896 में उस वक्त हुई जब जॉन डेवी ने अपना एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसका नाम था द रिफ्लेक्स आर्क कंसेप्ट इन साइकोलॉजी। आज आपको पता है कि जो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं,
जो इसका पाथ होता है इसको हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। रिफ्लेक्स आर्क का नाम दिया था जॉन डेवी ने रिफ्लेक्स एक्शन के पाथ को, और उन्होंने कहा था कि हम रिफ्लेक्स आर्क को समझने के लिए एलिमेंटिज्म्स, मॉलिक्यूलरिज्म्स और रिडक्शनिज्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसा कि टिचनर ने किया था कि हमें साइकोलॉजी में अगर स्टडी करना है किसी चीज को, कॉन्शियसनेस को, कॉन्शियस एक्सपीरियंस को, तो हमें रिडक्शनिज्म, मॉलिक्यूलरिज्म या एलिमेंटिज्म की अप्रोचेस का इस्तेमाल करना पड़ता है कि हमें कंपोनेंट की फॉर्म में उसे स्टडी या अंडरस्टैंड करना चाहिए, कॉन्शियस एक्सपीरियंस को, माइंड को, कॉन्शियस बिहेवियर को। तो लेकिन जॉन डेवी ने कहा कि हम इन अप्रोचेस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जॉन डेवी ने कहा कि जो रिफ्लेक्स आर्क है उसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते इनटू इट्स एलिमेंट, इट्स कंपोनेंट। तो जॉन डेवी कहते थे कि जो रिफ्लेक्स आर्क है ये बेसिकली एक स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के दरमियान रिलेशनशिप है। आपने देखा होगा कि अगर आपका हाथ किसी गर्म चीज पर लगता है तो जिस चीज पर लगा है वो स्टिमुलस है और फौरन से एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है और आप हाथ पीछे कर लेते हैं। तो उनका कहना ये था कि आप इसको रिड्यूस नहीं कर सकते, आप इसको कंपोनेंट के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते। और उनका कहना ये था कि चाहे कॉन्शियस एक्सपीरियंस हो या बिहेवियर हो, दोनों को रिड्यूस नहीं किया जा सकता इनटू एलिमेंट्स या एलिमेंट्स में कंपोनेंट्स में। अगर आपसे पूछा जाए कि किसने कहा था कि हम बिहेवियर को रिड्यूस नहीं कर सकते, हम कॉन्शियस एक्सपीरियंस को रिड्यूस नहीं कर सकते, तो वो थे जॉन डेवी। और उन्होंने अच्छा खासा अटैक किया था स्ट्रक्चरलिज्म में स्ट्रक्चरलिस्ट को। अब उनका कहना यह था कि जिस तरह से विलियम जेम्स कहते हैं कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस होती है, अगर आपको याद होगा विलियम जेम्स के कंट्रीब्यूशन में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसका मतलब ये था कि जो हमारी कॉन्शियसनेस होती है ये स्ट्रीम होती है, फ्लो कर रही है, बह रही है, कंटिन्यूअस है, चेंज हो रही है। तो जॉन डेवी ने कहा था स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस तो होती है लेकिन स्ट्रीम ऑफ बिहेवियर भी होती है, कि जो हमारा बिहेवियर है वो भी कॉन्टिन्यूस होता है, वो भी चेंज होता है। और उनका कहना ये था कि स्ट्रीम ऑफ बिहेवियर भी एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा उनकी एजुकेशनल साइकोलॉजी में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन देखी जाती है। उनका कहना ये था कि जो एजुकेशन है वो स्टूडेंट ओरिएंटेड होनी चाहिए, ना कि सब्जेक्ट ओरिएंटेड। आप वो पढ़ाएं जो कि बच्चे के जहन के मुताबिक हो, जिसमें स्टूडेंट का इंटरेस्ट हो, जो वो पढ़ना चाहते हो, ना कि आप जो है सब्जेक्ट बना लें और उन सब्जेक्ट को पढ़ाना शुरू कर दें। तो जो एजुकेशन है वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होनी चाहिए बल्कि वो स्टूडेंट ओरिएंटेड होनी चाहिए। इसके अलावा एजुकेशनल साइकोलॉजी की इन्होंने पहली लेबोरेटरी भी बनाई थी यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में 1894 में। तो जनाब ने 1894 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में पहली एजुकेशनल साइकोलॉजी की लेबोरेटरी इस्टेब्लिश की थी। इसके अलावा उनका कहना ये था कि जो बच्चा होता है वो एक एक्टिव लिसनर होता है, वो एक एक्टिव लर्नर होता है। एक्टिव लर्नर से मुराद ये है कि बच्चे को क्लासरूम में सिर्फ और सिर्फ आपने सीट पे नहीं बिठाए रखना, क्योंकि वो एक एक्टिव लर्नर है। इसी वजह से मुख्तलिफ एक्टिविटीज के जरिए आप उसको सिखाएं, उसको एक्टिविटीज के अंदर इंगेज करें, ना कि सिर्फ और सिर्फ हम बच्चे को चेयर या सीट पे बिठाए रखें या फिर डेस्क पे बिठाए रखें। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि हमें पूरे के पूरे बच्चे के ऊपर फोकस करना चाहिए इन एजुकेशन। जितनी भी डोमेन, जितनी भी डायमेंशन है स्टूडेंट की एजुकेशन से रिलेटेड, उन तमाम डायमेंशन पर फोकस करना चाहिए, ना कि सिर्फ एक डायमेंशन पर। क्योंकि शुरू से ही हम इंटेलेक्चुअल डायमेंशंस या इंटेलेक्चुअल डोमेन्स पर काम करते आ रहे हैं और बाकी तमाम डोमेन्स को इग्नोर करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि बच्चे को एज अ होल कंसीडर करें और एज अ होल ही एजुकेट करें। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि आप तालीम इस तरह से दें
कि बच्चा अपने आप को अडेप्ट कर सके, अकोमोडेट कर सके, एडजस्ट कर सके एनवायरनमेंट के साथ। आज भी अगर आप देख लें, खास तौर पर हमारे पाकिस्तान में इस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाती। और ये ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन की आवाज उठाई थी, और इन्होंने एक और कंसेप्ट दिया था जिसको हम कॉम्पिटेंट एजुकेशन के नाम से जानते हैं। कॉम्पिटेंट का मतलब है एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन। ये वो जमाना था जब सिर्फ लड़कों को पढ़ाया जाता था, अमेरिका में लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था, और लड़के सिर्फ वो पढ़ने के लिए आते थे जो कि अपर क्लास के होते थे, जो गरीब लड़के थे या लड़कियां थी, या जो ब्लैक अमेरिकन थे, या जो अफ्रीकन अमेरिकन थे, उनको इजाजत नहीं थी कि वो पढ़ सकें। तो उन्होंने कम्पिटेंट एजुकेशन का कंसेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि एजुकेशन जो है वो कम्पिटेंट होनी चाहिए तमाम बच्चों के लिए, तमाम बच्चों को इक्वल चांस मिलना चाहिए कि वो आके पढ़ सकें, ख्वाह वो लड़के हों या लड़कियां हों, या मुख्तलिफ सोशियो इकनॉमिक या एथनिक बैकग्राउंड के बच्चे हों, मुख्तलिफ सोशियो इकनॉमिक स्टेटस के बच्चे हों। इसके अलावा जॉन डेवी का कहना था कि जो बिहेवियर है उसको इस अंदाज में पढ़ना चाहिए कि किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म उस बिहेवियर को इस्तेमाल करके अपने आप को अडेप्ट करता है एनवायरनमेंट में। तो उन्होंने कहा था कि हम बिहेवियर को इस तरह से पढ़ें कि किस तरह से हेल्प हेल्प करता है एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशन के साथ अडॉप्ट करने में, हमें एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने के लिए, या फिर एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करने के लिए और एनवायरनमेंट के साथ चलने के लिए। और फिर उन्होंने सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी के बारे में भी कहा था। उन्होंने कहा जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी है वो स्टडी ऑफ द टोटल ऑर्गेनिज्म होनी चाहिए एज इट्स फंक्शंस इन इट्स एनवायरनमेंट, कि हम पूरे ऑर्गेनिज्म को पढ़ें और ये देखें कि वो एनवायरनमेंट में किस तरह से काम करता है। तो ये था जॉन डेवी की जानब से दिया गया सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि जिस तरह से विलियम जेम्स ने कभी भी अपने आप को एक फंक्शनलिस्ट नहीं कहा था, और कभी भी अपने वर्क को एक फंक्शनल साइकोलॉजी या फंक्शनलिज्म के तौर पर नहीं बयान किया था, इस टर्म को नहीं कॉइन किया था, इसी तरह से जॉन डेवी ने भी कभी नहीं कहा था कि वो खुद एक फंक्शनलिस्ट हैं और उनका वर्क एक फंक्शनलिज्म है या उनका वर्क फंक्शनल साइकोलॉजी है। लेकिन फिर भी चूंकि इनके नजरियात मिलते हैं फंक्शनलिज्म से या फंक्शनलिस्ट से, लाइक अगर हम ये देखें कि बिहेवियर किस तरह से हमें हेल्प करता है टू अडेप्ट आवर एनवायरनमेंट, तो ये कंसेप्ट आता है फंक्शनलिज्म से। और फिर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के बाद जॉन डेवी ने स्ट्रीम ऑफ बिहेवियर की बात की थी, और सब्जेक्ट मैटर में उन्होंने ये कहा था कि हमें टोटल ऑर्गेनिज्म को पढ़ना चाहिए, लेकिन ये देखें कि वो किस तरह अपने एनवायरनमेंट में फंक्शन करता है। तो इसी वजह से हम उनकी साइकोलॉजी को, उनकी आइडियोलॉजी को, उनकी फिलॉसफी को फंक्शनलिज्म का हिस्सा मानते हैं। अब हुआ ये कि उन्होंने 1904 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो को छोड़ दिया था, और जो लीडरशिप ऑफ फंक्शनलिस्ट मूवमेंट थी वो चली गई थी जेम्स रोलैंड एंजल के पास। अब हम डिस्कस करेंगे जेम्स रोलैंड एंजल को, जो कि हमारा नेक्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है इस। तो अब हम डिस्कस करते हैं जेम्स रोलैंड एंजल्स को। कहा जाता है कि जो फंक्शनलिस्ट मूवमेंट बाकायदा स्कूल ऑफ थॉट्स के तौर पर इनके जमाने में इमर्ज हुई थी, और उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की बुनियाद रखी थी। तो जेम्स रोलैंड एंजल्स ने 1904 में अपनी एक बुक पब्लिश की थी, एक किताब शाया की थी जिसका नाम था साइकोलॉजी। और इस किताब की खूबी ये थी कि इस किताब में उन्होंने फंक्शनलिस्ट अप्रोच को बाकायदा तौर पर मुतारफ करवाया था, इंट्रोड्यूस करवाया था। और ये किताब इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई कि अगले 4 सालों में इसके 4 एडिशन शाया हो गए थे। और ये वो जमाना था जब
बाकायदा तौर पर फंक्शनलिज्म को अरूज मिला था और उनका कहना ये था कि हमें साइकोलॉजी के अंदर ये देखना चाहिए कि माइंड किस तरह से किसी भी ऑर्गेनिज्म को हेल्प करता है कि वो एडजस्ट कर सके अपने एनवायरनमेंट के साथ खुद को। उनके ख्याल में साइकोलॉजी की स्टडी में ये इम्पोर्टेंट है कि साइकोलॉजी में स्टडी करें किस तरह से हमारा माइंड असिस्ट करता है हमें एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करने में। अब एंजल ने फंक्शनलिस्ट मूवमेंट की 3 बड़ी थीम्स बताई थी। नंबर 1 है हमारे पास फंक्शनल साइकोलॉजी इज द साइकोलॉजी ऑफ मेंटल ऑपरेशंस इन कंट्रास्ट टू स्ट्रक्चरलिज्म। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपसे पूछा जाए कि किसने कहा कि फंक्शनल साइकोलॉजी जो है वो साइकोलॉजी है मेंटल ऑपरेशंस की, तो एंशल ने कहा था कि फंक्शनल साइकोलॉजी साइकोलॉजी है मेंटल ऑपरेशन की या फिर मेंटल प्रोसेसेस की। उन्होंने कहा कि हमें स्ट्रक्चरिस्ट की तरह मेंटल एलिमेंट के ऊपर नहीं बल्कि मेंटल ऑपरेशंस या मेंटल प्रोसेसेस के ऊपर काम करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि मेंटल प्रोसेसेस कौन से हैं, उनको डिस्कवर करें और ये कि वो काम किस तरह से करते हैं। सेकंड थीम ये थी कि फंक्शनल साइकोलॉजी इज द साइकोलॉजी ऑफ द फंडामेंटल यूटिलिटीज ऑफ कॉन्शियसनेस। ये देखते हैं कि कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल, कि हमें साइकोलॉजी के अंदर ये देखना चाहिए कि हम कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल क्या है, उसका फंक्शन क्या है। अब उन्होंने मजीद कहा था कि कॉन्शियसनेस इज व्यूज इन अ यूटिलिटेरियन स्पिरिट एज इट्स मीडिएट बिटवीन द नीड ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड द डिमांड ऑफ द एनवायरनमेंट। कि कॉन्शियसनेस जो है वो एक ऐसी चीज है जो कि हमारे इन्वायरमेंट और हमारे दरमियान एक मीडिएटर का काम करती है। जो हमारी नीड है और जो हमारी इन्वायरमेंटल डिमांड है उनके दरमियान जो मीडिएटर है, उनके सेंटर में आने वाली जो चीज है, जो बीच में आने वाली चीज है, वो है कॉन्शियसनेस अकॉर्डिंग टू हिम। तीसरी मेजर थीम ये है कि फंक्शनल psychology is the psychology of physiological relations, mind body relations। कि जो फंक्शनल साइकोलॉजी है वो साइकोलॉजी है साइको फिजिकल रिलेशन की, मतलब माइंड बॉडी रिलेशन की। अब उनका कहना ये था कि जो माइंड और बॉडी है ये दो सेपरेट चीजें नहीं बल्कि एक सिंगल यूनिट है और एक ऑर्गेनिज्म को अपने एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने में मदद फ्राहम करती है माइंड बॉडी रिलेशनशिप एज अ सिंगल यूनिट। तो एंजल्स के नजदीक जो माइंड और बॉडी के दरमियान रिलेशनशिप था वो साइको फिजिकल रिलेशनशिप था और इस रिलेशनशिप का मतलब ये है कि माइंड और बॉडी सेपरेट नहीं बल्कि एक सिंगल यूनिट है और इंसान को सर्वाइवल में मदद फ्राहम करते हैं। इसके अलावा जब भी आपने रिलेशनशिप देखना है ऑर्गेनिज्म का अपने एनवायरनमेंट के साथ, तो ये जो रिलेशनशिप है ये टोटल रिलेशनशिप होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि उस जमाने में साइकोलॉजी बहुत ज्यादा अरूज पर गई थी 19th सेंचुरी में इन यूएसए, और फंक्शनलिज्म यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो तक ही महदूद नहीं था। लेकिन जो उस जमाने से लेकर अब तक जब लोग एंजल और जॉन डेवी की कंट्रीब्यूशन को देखते हैं साइकोलॉजी में या फिर फंक्शनलिज्म में, तो वो कहते हैं कि जो स्कूल ऑफ थॉट है जिसको जॉन डेवी और एंजल के खाते में डाला जाता है, ये असल में शिकागो स्कूल था। मतलब शिकागो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के नाम से इसे आज भी जाना जाता है। लेकिन हम कहते हैं कि जो जॉन डेवी और एंजल हैं उनकी कंट्रीब्यूशन है फंक्शनलिज्म में और उनकी कंट्रीब्यूशन को हम फंक्शनल साइकोलॉजी ही समझते हैं। और आप इस तरह से समझ सकते हैं कि फंक्शनलिज्म का एक और नाम शिकागो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी भी है और आपसे पूछा भी जा सकता है कि वो कौन सा स्कूल ऑफ थॉट है जिसे हम
शिकागो स्कूल या शिकागो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, तो वो है फंक्शनलिज्म। जिनकी वजह से जानते हैं वो दो फंक्शनलिस्ट हैं, जॉन डेवी और एंजल।